अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टार्स विद एज की। हमारा आज का जो सेशन है वो हमारी स्पीच थेरेपी सीरीज का फोर्थ सेशन है और हमारे आज के सेशन का टॉपिक है स्पीच थेरेपी इन कॉक्लियर इम्प्लांट। हम इससे पहले 3 सेशंस कर चुके हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड उसको देखने में तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जो प्लेलिस्ट हैं वहाँ पे स्पीच थेरेपी सीरीज वाली जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे देख सकते हैं। हम फ्यूचर में भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस और सेशंस आपके लिए लाते रहेंगे। सो आपसे यही रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें। इसके अलावा अपने आसपास दीगर पेरेंट्स तक इस इंफॉर्मेशन को ज़रूर शेयर कीजिए, हो सकता है आपका शेयर किसी के काम आ सके। चलते हैं आज के सेशन की तरफ और आज के इस सेशन में हमें गुजरांवाला से ज्वाइन किया है मिस उरूबा असमत ने, जो कि स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं। थैंक यू वेरी मच मिस उरूबा कि आपने इस सेशन और इस टॉपिक के लिए टाइम निकाला एंड वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। मेरा नाम अरूबा असमत है और मैं गुजरांवाला में पिछले 8 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ एज अ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। और मैं मेडल पाकिस्तान के साथ भी एसोसिएटेड हूँ। मेडल के साथ मैं काम कर चुकी हूँ। कॉक्लियर इम्प्लांट मेरी स्पेशलिटी है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट के साथ डील कर रही हूँ। और इसके अलावा जो है मैंने क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट के साथ भी डील किया है और बाकी स्टैमरिंग स्टटरिंग के साथ भी साथ साथ चल रहे हैं। राइट। तो मिस उरूबा, सबसे पहले तो हम टॉपिक पे जाने से पहले हमें ये तो बताइए कि ये कॉक्लियर इम्प्लांट है क्या और ये कॉक्लियर इम्प्लांट थेरेपी क्या है, किन बच्चों पे अप्लाई होती है? बेसिकली जब बच्चा पैदा होता है तो जिन बच्चों को पैदाइशी तौर पे हेयरिंग इम्पेयरमेंट होती है या उनको सुनाई नहीं दे रहा होता, प्रोफाउंड लेवल के जो होते हैं हेयरिंग इम्पेयर्ड, उनके लिए हम कॉक्लियर इम्प्लांट करते हैं। और अगर किसी का सेंसरी न्यूरल होता है या फिर माइल्ड टू मॉडरेट लेवल का होता है तो उनके लिए हम हेयरिंग एड सुजेस्ट करते हैं। कॉक्लियर इम्प्लांट करने से पहले अगर बच्चा छोटा होता है तो हम उसकी हेयरिंग एड का ट्रायल देते हैं। हम 3 to 6 मंथ्स का ट्रायल देते हैं और उसके बाद फिर हेयरिंग एड यूज करने के बाद और थेरेपी करने के बाद जो है हम कॉक्लियर इम्प्लांट की तरफ जाते हैं। और कॉक्लियर इम्प्लांट जो है बेसिकली ये एक डिवाइस है जो कि आपके कॉक्लिया में इंसर्ट की जाती है और मैग्नेट के साथ उसका जो प्रोसेसर है वो अटैच किया जाता है, यहाँ पे हेड पे अटैच होता है। और फिर उसके साथ जो है बच्चे को साउंड्स जाती हैं और फिर साथ साथ जो है उसकी थेरेपी चलती है। और जो आपकी डिवाइस होती है जब वो स्विच ऑन होती है इम्प्लांट के बाद, आपकी डिवाइस स्विच ऑन की जाती है ऑलमोस्ट 1 to 1.5 मंथ के बाद जो है स्विच ऑन होता है। और फिर उसके बाद जो है उसकी मैपिंग चलती है। 40 डेज के बाद मैपिंग होती है, फिर 2 मंथ्स के बाद, फिर 3 मंथ्स के बाद ऑन एंड ऑफ फिर मैपिंग्स होती है। और फिर उसके बाद एनुअल मैपिंग्स होती हैं जिसके अंदर जो है कॉक्लियर इम्प्लांट का वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते जाते हैं। जब हम मैपिंग कहते हैं तो मैपिंग से क्या मतलब है? मैपिंग के अंदर ये होता है कि जब एकदम से स्विच ऑन होता है, जब बच्चे का स्विच ऑन हो जाता है और उसको आवाजें आना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर हम बहुत ज्यादा आवाजें उसको सुनाएंगे तो वो एकदम से डर जाएगा कि ये क्या आवाजें, इतनी ज्यादा आवाजें आ गई हैं मेरे पास। तो फिर क्या होता है कि जब हम स्विच ऑन करते हैं तो हम बहुत थोड़ा सा वॉल्यूम जो है वो ऑन करते हैं। फिर थेरेपी उसके अकॉर्डिंग चलती है। देन फिर फर्स्ट मैपिंग होती है, उसमें वॉल्यूम थोड़ा सा और फाइन ट्यून होता है। फिर उसके बाद मैपिंग के अंदर भी जो है चैनल्स होते हैं, चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3, चैनल 4। तो जब चैनल मैपिंग होती है तो चैनल 1 पे होता है। फिर हम 10 से 15 दिन के बाद पेशेंट को कहते हैं कि आपने चैनल 2 पे करना है। फिर उसके बाद चैनल 3 पे और फिर चैनल 4 पे करने के थोड़े अरसे के बाद नेक्स्ट मैपिंग होती है। और जो मैपिंग है उस पे जाने से पहले वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्पीच थेरेपिस्ट की जो है वो रिपोर्ट लेके जाएं। क्योंकि स्पीच थेरेपिस्ट जो है वो आपके बच्चे की प्रोग्रेस जो है वो उसको हर प्रोग्रेस को ट्रैक कर रहा होता है ना। तो प्रोग्रेस हम्म। ट्रैकिंग रिपोर्ट जो है वो आपको लेके जानी है अपने ऑडियोलॉजिस्ट के पास। और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। पेरेंट्स थेरेपी तो करवा रहे होते हैं लेकिन मैपिंग, लोगों को होता है कि बस मैपिंग हो जाए, थेरेपी को इतना उनका कंसर्न नहीं होता। ठीक है, बस मैपिंग हो रही है, मैपिंग करवाते हैं। लेकिन मैपिंग से पहले आपकी स्पीच थेरेपिस्ट की रिपोर्ट जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि उसकी बेस पे ही आपके बच्चे की मैपिंग की जाती है। हम्म। अच्छा, और एक चीज एक बताइए। और इम्पोर्टेंट जी चीज जी। मुझे भी याद है कि एक हम्म। और बात ये भी कहूंगी कि थेरेपी जब चल रही होती है बहुत सारी जगहों पे ऐसे होता है। क्योंकि मैं जब लाहौर में कर रही थी मेडल के साथ, उसमें ये था कि हमारे पास पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे थे, ठीक है। और वो थेरेपी जो है वो बड़े अरसे से थेरेपी करवा रहे थे, लाइक 2 इयर्स तक भी कुछ लोगों ने रेगुलर थेरेपी ली, 3 इयर्स तक भी ली। लेकिन उनके पास एक सिंगल पीस ऑफ पेपर भी नहीं होता था।
तो हम्म इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप सेशन ले रहे हैं तो सेशन के बाद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपकी ड्यूटी है कि आप थेरेपिस्ट से पूछें कि आपने बच्चे को क्या काम करवाया है, और सेशन के नोट्स जो है वो आप साथ लेके आए। जब भी मैपिंग के लिए जाते हैं, किसी और थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, आपके पास जब तक सेशन नोट्स नहीं होंगे, आप अगले बंदे को क्या बताएंगे कि अच्छा इसने ये किया हुआ है, आपके पास कोई हम्म रिकॉर्ड ही नहीं है। तो इट्स वेरी हम्म इंपॉर्टेंट आप बच्चे की जो सेशंस हो रहे हैं उनको एक डायरी या किसी कॉपी में या नोट्स वगैरह बना के ट्रैक डाउन करें, ताकि जब आप फर्दर जाएं मैपिंग के लिए जाएं तो आप वो चीजें भी साथ लेके जाएं और स्पीच थेरेपिस्ट की रिपोर्ट भी साथ लेके जाएं। हम्म ये काफी इम्पोर्टेंट हुआ, और आपने उसका भी बता दिया हमें। लेकिन आगे मैं ये पूछना चाहूंगा कि हम अर्ली इंटरवेंशन का बहुत सुनते हैं, तो हम्म। पर्टिकुलर केस में कॉक्लियर इम्प्लांट वाले बच्चों के केस में अर्ली इंटरवेंशन कितनी इम्पोर्टेंस है, उसको कैसे देखते हैं आप? अर्ली है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कंपैरिजन मैंने कम बच्चों का जो 5 ईयर्स के बाद जिनका इम्प्लांट हुआ था और वो बच्चे जिनका 5 ईयर्स से पहले हुआ था, तो जितनी हम अर्ली बच्चे की इंटरवेंशन कर लेते हैं, बच्चे के रिजल्ट्स हमें उतने अच्छे और उतनी जल्दी रिसीव होते हैं। और अगर हम फॉर इंस्टेंस हम थोड़ा लेट थेरेपी करते हैं, या बच्चे अक्सर होते हैं टीन एज में जाके भी थेरेपी कर रहे होते हैं, तो फिर क्या होता है कि हमारा माइंड जो है ना वो बिल्कुल एक प्लेन पेपर की तरह होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं उसके अंदर हम चीजें लिखते जाते हैं, उसके अंदर चीजें ऐड ऑन होती जाती है ना। तो हम्म इसी तरह इम्प्लांट के बच्चे होते हैं, जब इम्प्लांट लेट हुआ, बच्चे ने सीख लिया, जाहिर है उसने अपने इन्वायरमेंट से तो कम्युनिकेट करना है। वो कैसे कम्युनिकेट करेगा? वो साइंस करेगा, वो लिप रीड करेगा। तो अगर हम्म 5 साल एक बच्चे को हो गए हैं, तो 5 साल तक उसने नॉन वर्बली कम्युनिकेट किया, उसने साइंस किए हैं, उसने लिप रीड की है। तो फिर क्या होता है कि वो बच्चा सीख लेता है कि मैंने इशारे से बात समझानी है, उसको पानी चाहिए होगा वो इशारा करेगा, उसको खाना चाहिए होगा वो इशारे से बताएगा कि मुझे खाना चाहिए। फिर क्या होता है कि वो लर्न लैंग्वेज हो गई, साइन लैंग्वेज भी हो गई, फिर उसके पास साथ वो देख रहा होता है अच्छा इसने लिप हिलाया बा बा, तो इट मीन्स कि मैंने बाबा ही बोला, सुनाई उसको कुछ नहीं दे रहा। लेकिन ये हम्म अल्लाह ताला ने अगर कोई चीज कम रखी, दूसरी चीज उसकी बहुत अच्छी होती है। ठीक है। तो इस फिर साइन और लिप रीडिंग के जरिए लोगों के साथ प्लांट बच्चे का हो जाता है। तो इम्प्लांट अगर अर्ली होगा तो उसने कम साइन लैंग्वेज सीखी होगी, कम लिप रीडिंग करना सीखी होगी, उस चीज को छुड़वाना मुश्किल होगा। जैसे जैसे एज ज्यादा होती जाती है फिर बच्चे की वो हैबिट बन जाती है, और हैबिट को छुड़वाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उस चीज को नॉर्मल चीज की हम्म तरफ लेके आना थोड़ा सा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू उन बच्चों के जिनको भी हमने सिखाना है। तो इट्स वेरी हम्म इंपॉर्टेंट एज सून एज पॉसिबल, अगर आपको पता चल गया है कि आपका बच्चा खुदा न खास्ता उसको सुनाई नहीं दे रहा, तो आप उसको जो है उसके हेयरिंग टेस्ट करवाएं, और फिर देखें अगर उसको जिस डिग्री का भी लॉस है उसको हेयरिंग एड्स लगवाएं, और उसके बाद उसकी थेरेपी स्टार्ट करें। और अगर खुदा न खास्ता प्रोफाउंड लेवल का लॉस है तो फिर आप कॉक्लियर इम्प्लांट की तरफ जाएं और प्रॉपर थेरेपी स्टार्ट करें एज अर्ली एज पॉसिबल। हम्म अच्छा, नेक्स्ट हमें हम एक टर्म सुनते हैं, ऑडिटरी स्किल्स। एक तो हमें ये हम्म। बताइए कि ये ऑडिटरी स्किल्स क्या है, और फिर ये जो थेरेपी है ये कैसे उस पे इम्पैक्ट डालती है उसकी डेवलपमेंट में? ऑडिटरी स्किल्स बेसिकली वो स्किल्स हैं, जैसे ऑडिटरी ऑडिशन मींस लिसनिंग, ठीक है। हम्म जो इम्प्लांट के बच्चे होते हैं या हेयरिंग एड यूजर्स होते हैं उनके साथ हम ऑडिटरी वर्बल थेरेपी यूज करते हैं। ठीक है। ऑडिटरी वर्बल थेरेपी ये होती है कि हम उनको सिखाते हैं कि आपके आसपास जो बहुत सी आवाजें आ रही हैं, जैसे हम भी बैठे हुए हैं, हमारे आसपास मेरे इर्द गिर्द काफी आवाजें हैं, लेकिन मैं उन आवाजों पे ध्यान नहीं दे रही। आपके हम्म आसपास भी बहुत सारी आवाजें आ रही होंगी, लेकिन आप उन आवाजों पे ध्यान नहीं दे रहे। तो हम बच्चे को ये सिखाते हैं कि आपने अटेंशन कैसे देनी है, जो साउंड्स आ रही हैं उन पे आपने अटेंशन कैसे देनी है, और उन आवाजों पे अटेंशन देके आपने उनको लिसन करना है, और फिर लिसन करके रिस्पॉन्स कैसे देना है। ठीक है। हम्म तो इन बच्चों की हम जब सेशन हो रहा होता है तो हम इनको पेरेंट बेस्ड एबीटी जो है वो पेरेंट्स बेस्ड थेरेपी होती है, कि उसके अंदर हम पेरेंट्स को भी साथ बिठाते हैं। हेयरिंग एड या कोक्लियर प्लांट के बच्चों की थेरेपी के अंदर पेरेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। हम उनको डायरेक्ट नहीं सिखा सकते, मैं उनको कभी भी डायरेक्ट नहीं कहूंगी बेटा ये देखो मैं ये बोल रही हूँ बाबा बोल रही हूँ तो तू मुझे देख के बाबा बोलो। अगर मैं ऐसे ही हम्म करवा रही हूँ तो फिर उसको हेयरिंग एड यूज करने का क्या फायदा, या उसको इम्प्लांट करवाने का क्या फायदा? इससे ये नुकसान होगा, अगर मैं उसको लिप रीडी करवाऊंगी तो वो डिवाइस के बगैर भी मुझे रिस्पॉन्स देगा। हम्म लेकिन जब डिवाइस लगी हुई है तो इट मीन्स कि हमने उसको लिसनिंग पे लेके आना है, ताकि जब इंशाल्लाह वो नॉर्मल स्कूल में जाए
तो फिर वो वहां जाके पीछे से अगर उसको कोई आवाज दे रहा है या घर में कोई उसके साथ पीछे से बात कर रहा है तो उस पर बी रिस्पॉन्स दे। जब तक हम बच्चे को ये सिखाएंगे नहीं तब तक बच्चा वो चीज लर्न नहीं करेगा। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हम उनको एबीटी के थ्रू ही उनकी थेरेपी लेके चलें। हम्म। अच्छा, ये बताइए कि बहुत से स्पीच थेरेपिस्ट काम कर रहे हैं, तो क्या जो कॉक्लियर हम्म। इम्प्लांट वाले बच्चों के साथ काम करना इज डिफरेंट, और उसकी कुछ और स्पेशलिटी होती है और कुछ और ट्रेनिंग्स की जरूरत होती है? इसके बारे में भी थोड़ा लोगों को बताइए। हर बंदे की एक अपनी स्पेशलिटी होती है। तो उसमें हम पेरेंट बेस्ड थेरेपी होती है और हम उनको ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं लिसनिंग स्किल्स पे, ऑडिटरी स्किल्स पे। ठीक है, ऑडिटरी स्किल्स के अंदर हमारे पास डिटेक्शन, डिस्क्रिमिनेशन, आइडेंटिफिकेशन और कंप्रीहेंशन आता है। ठीक है, डिटेक्शन ये है कि अगर आवाजें इतनी सारी आ रही हैं तो बच्चा ये डिटेक्ट करे कि अगर 4-5 आवाजें आ रही हैं तो उसमें से क्लैपिंग की कौन सी आवाज है, डिटेक्ट किया उसने आवाज। ठीक है, फिर उसके बाद हम्म। उसने ये किया कि अच्छा ये जो आवाज है ये किस चीज की आवाज है, डिस्क्रिमिनेट किया कि ये ताली की आवाज है। फिर उसने आइडेंटिफाई करके हमें बताया कि ये जो आपने आवाज निकाली है ये क्लैपिंग की आवाज है या ये चुटकी की आवाज है या डिफरेंट जो हम इन्वायरमेंटल साउंड्स के साथ करते हैं ये कौन कौन सी आवाज है। फिर उसके बाद जो है बच्चा कंप्रीहेंड करके आपको बताता है कि हाँ ये जो आवाज आपने मैंने डिटेक्ट की है इतनी सारी आवाजों में, फिर मैंने उसको डिस्क्रिमिनेट भी किया है और मैंने फिर उसको आइडेंटिफाई करके आपको बताया है कि ये कौन सी साउंड है। तो ये हम स्टेप बाय स्टेप चीजें लेके चलते हैं। हम्म। अच्छा, ये बताइए कि सब सब फील्ड्स में कुछ ना कुछ मिसकंसेप्शंस आ जाती हैं, मुख्तलिफ हम्म। उसकी रीजंस हैं। तो इस फील्ड में भी बहुत सी मिसकंसेप्शंस होंगी, तो हम जानना चाहेंगे कुछ हम्म। सीधा सीधा मिसकंसेप्शंस जो कि पेरेंट्स के लिए हेल्पफुल हों, उनकी क्लैरिफिकेशन। तो होता ये है कि जो लोगों का ये मानना होता है कि जो हेयरिंग एड यूज करते हैं या इम्प्लांट, जब भी बच्चे बाहर जाते हैं तो देखते हैं अच्छा इसने ये डिवाइस लगाई हुई है तो, और फिर उससे क्या डिसएडवांटेज होता है कि जब उस बच्चों के साथ साइन कर रहे हैं तो फिर बच्चा भी कहता है कि ये तो मेरे साथ बोल ही नहीं रहे। और पेरेंट्स के लिए सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी हल्डर जो है वो यही होती है कि घर वाले जो है, माँ जो है वो बच्चे को लिसनिंग पे काम करवा रही होगी, माँ के सामने लोग बोल लेंगे लेकिन पीछे से क्या करेंगे, बच्चे को कहेंगे हम क्यों मेहनत करें। वो बच्चे के साथ इशारे करके उसको जल्दी जल्दी समझा देंगे जाओ ये चीज लेके आओ। जबकि हम्म। ये फैमिली का इतना ज्यादा रोल होता है थेरेपी के अंदर। और जब जैसे हमारी स्पीच थेरेपी चल रही होती है तो उसके अंदर पेरेंट्स के अलावा आपकी फैमिली का इतना ज्यादा रोल होता है कि अगर फैमिली सपोर्टिव होती है ना तो बच्चे के आपको रिजल्ट्स अच्छे नजर आते हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है कि मदर अकेली बेचारी खपरी होती है, बच्चे को लिसनिंग पे काम करवा रही होती है, साउंड्स करवा रही होती है, बाकी सारे जो है वो कहते हैं अच्छा हम पीछे से क्या इसके साथ बोल रहे हैं, सामने से बोल के जल्दी जल्दी अपनी बात कवर कर लेते हैं। और फिर मदर्स आके बता रही होती है मैं अकेली बोलती हूँ, ये सिर्फ मेरे साथ बोलता है बाकी सबके साथ साइंस करता है। तो फैमिली को ये चीज समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि एक तो ये कि ये बच्चे नॉर्मल है। ये बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि ये बच्चे जो है ये स्पेशल स्कूल में जाएंगे, ये बच्चे स्पेशल है। बहुत सारी मदर्स आके कहती हैं हमें फलाने ने कहा, इसने कहा कि जी ये बच्चा आपका तो स्पेशल है, ये तो स्पेशल स्कूल में जाएगा। बहुत सारे ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं जो स्पेशल स्कूल में बच्चे को काफी काफी देर तक हेयरिंग एड या कॉक्लियर इम्प्लांट के साथ उनको पढ़ा रहे होते हैं, जबकि ये बच्चे जो हैं ये मेन स्ट्रीम में ही जाते हैं और इनको स्पेशल स्कूल में लेके जाने की जरूरत ही नहीं है। जब आपने प्रॉपर थेरेपी करवा ली है तो ये बच्चे नॉर्मल बच्चों की तरह देख कर चल रहे होते हैं। और इन बच्चों की ना सबसे अच्छी बात ये है कि आपको इनके रिजल्ट्स जो है ना वो दिनों में नजर आते हैं। शुरू के जो होता है, शुरू के 6 से 8 महीने थोड़ा सा मुश्किल होता है और उन बच्चों के साथ हमें ज्यादा मुश्किल होता है जिनके अंदर थोड़ा बिहेवियर इश्यू होता है। और हम्म। अक्सर ऐसा होता है कि जब इम्प्लांट हो जाता है, इम्प्लांट और स्विच ऑन के दरमियान ना 1 से 1.5 माह का एज वो थोड़ा सा टाइम होता है, टाइम इंटरवल होता है। तो उसमें ये होता है कि जब 1 से 1.5 माह बच्चे को इतना पैम्पर्ड कर देते हैं क्योंकि उस दौरान उसका डिवाइस तो लगी नहीं होती और उसको ऑपरेशन हुआ, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, बच्चे को बड़े लाड शाड करते हैं तो फिर बच्चे के अंदर बिहेवियर इश्यूज वहां पे आना शुरू हो हम्म। जाता है। लेकिन अगर बच्चे में बिहेवियर इशू कोई नहीं है तो आपको 1 साल के अंदर ही इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है कि ये बच्चे मोस्टली ऐसे बच्चे होते हैं कि वो 1 से 1.25 साल के अंदर जो है वो नॉर्मल स्कूल में जाते हैं और उन बच्चों के साथ इतना अच्छा compete कर रहे होते हैं माशाल्लाह कि कोई बंदा कह नहीं सकता कि ये बच्चा जो है इसको इम्प्लांट हुआ हुआ है। हम्म। अच्छा, आपने फैमिली सपोर्ट की बात की, तो उस सिलसिले में आप क्या फैमिली मेंबर्स को, पेरेंट्स को, सिबलिंग्स को क्या टिप्स देना चाहेंगी कि वो कैसे
सपोर्टिव रोल पे प्ले कर सकते हैं जब उसकी थेरेपीज में और इस सारे प्रोसेस में? चीजों को प्रोसेस करने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। हमने एक कमांड दे दी, बीइंग पेरेंट्स हम बच्चे को लेके इतने हो जाते हैं कि परफेक्ट हो जाते हैं कि हमने कहा है, एक सेकंड हमने कमांड दी, बच्चा अगले सेकंड में ही हमारी कमांड जो है ना उसको फॉलो करके फौरन से वो काम कर दे, जबकि ऐसा नहीं होता। हमने बच्चे को कमांड दी, बेटा रुक जाओ, तो वो नहीं रुका। दूसरी दफा हमने फिर कमांड दी, बेटे रुक जाओ। तीसरी दफा फिर दी, फिर बच्चा बार बार कहते हैं। तो मदर्स क्या करती है, वो 10-10 दफा कमांड दे दी, बच्चे ने वो कमांड 10 दफा में फॉलो की, तो उसके माइंड में ये ट्रैक बन गया है कि मैंने मामा ने 10 दफा कहना है तो मैंने 10 दफा ये बात। इसीलिए ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट टिप है कि अगर वो नहीं रुका तो आप खुद वहां, ठीक है, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। बच्चे का बिहेवियर भी इससे मॉडिफाई हो जाता है। मना कर दिया, 3 दफा मना किया, नहीं हुआ, आपने छोड़ देना है, फिर कोई और चीज दे दें या उसका ध्यान किसी और चीज की तरफ कर दें। दूसरा ये कि जैसे अगर थेरेपी के दरमियान घर में मदर बच्चे को प्रैक्टिस करवा रही है, तो मामा, बेबी और साथ कोई फैमिली मेंबर बैठ जाए, कोई बहन भाई बैठ जाए। बच्चे जो है वो अपने बड़े बहन भाइयों से बड़ा जल्दी सीखते हैं, छोटे बहन भाइयों से बड़ा जल्दी सीखते हैं। और मजे की बात ये होती है कि जब हम बच्चों की थेरेपी कर रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर उनके छोटे बहन भाई भी चीजें बड़ी जल्दी लर्न कर लेते हैं, हम्म। बच्चों से अच्छा कर लेते हैं। तो सिबलिंग्स का बड़ा रोल होता है इन थेरेपी के। आप जब घर में प्रैक्टिस करवानी है तो बहन भाइयों में से किसी को बिठाएं या फैमिली मेंबर्स में से किसी को बिठाएं कि, और दादा दादी का बड़ा रोल होता है बच्चों के साथ। स्विच ऑन के बाद हमारी कोशिश होती है कि अगर ये समझेंगे ये एक पानी का ग्लास है, फॉर एग्जाम्पल ये पानी का ये कप है, तो आपने बच्चे को ये नहीं बताना कि ये कप है, आपने बताना है अच्छा ये कप है, ये ब्लू कलर का है, इसमें हम चाय पीते हैं, ये हॉट है। बच्चे को आप जितना ज्यादा बताएंगे, जितने उसके साथ लंबे जुमले बोलेंगे, उसके माइंड में उतने ट्रैक्स बनेंगे। हम्म। क्या होता है कि फैमिली को लगता है कि हम इसको क्यों, इसको कौन सा समझ लग रही है, हम इसके साथ एक लफ्ज बोलेंगे तो ये उस पे ही बोलेगा। बोलो एप्पल, बोलो बनाना, बोलो चाय, ऐसे नहीं होता। बच्चे के साथ आप पूरा जुमला बोलोगे, उसके माइंड में 5 लफ्ज जा रहे हैं, वो 5 लफ्ज सुन रहा है, 5 में से कोई 2 तो उसको याद रहेंगे ना। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सारे फैमिली मेंबर्स उसके साथ नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह ही जुमलों में बातें करें, ठीक है। इससे ये होगा कि वो जितना सुनेगा उतना ही आपको रिस्पॉन्स देगा। जिन बच्चों के साथ हम ज्यादा बातें करते हैं वो आपको ज्यादा बातें ही सुनाते हैं, जिन बच्चों के साथ हम बातें नहीं करते वो आपको कोई बातें नहीं इतनी सुना रहे, तो वो एक एक दो दो लफ्ज बोल रहे होते हैं। तो इसीलिए घर वालों को चाहिए कि जब बच्चे का इम्प्लांट हो गया है, स्विच ऑन हो गया है, तो जितनी ज्यादा बातें कर सकते हैं उतनी ज्यादा बातें करें। मदर किचन में है, उसको किचन में इन्वॉल्व करें, उसको बताएं कि ये मैंने आपका नाश्ता ऐसे बनाया है, ये मैं इस तरह से ये चीज कर रही हूँ, कपड़े चेंज कर रही है, कपड़े चेंज करते हुए बताएं कि अच्छा ये हमने ऐसा ड्रेस पहना है, ये आपने ऐसा शूज आपने ऐसे पहने, हम ब्रश ऐसे कर। ये बताइए कि आपने शुरू में जिक्र किया कि ऐसे बच्चों को, क्योंकि ये बिल्कुल टिपिकल बच्चे हैं और इनको चाहिए कि हम नॉर्मल स्कूलिंग में या मेन स्ट्रीम स्कूलिंग में ही ज़्यादा से ज़्यादा सेटअप्स में लेके जा सकें, तो ये मिसकॉन्सेप्शन हमारे तरफ बिल्कुल गलत आप उसको कह रही हैं कि इनके लिए स्पेशल स्कूल्स नहीं है, इनको कोशिश करनी चाहिए कि मेन स्ट्रीम पे जाएं, ऐसा ही है? ऐसे ही है। मैं गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम किया है और वहां पे ये था कि अनफॉर्चुनेटली हम, आपको पता है हमारी गवर्नमेंट के क्या हालात हैं, तो बच्चों के पास हेयरिंग एड्स नहीं थे और उनको हम टोटल कम्युनिकेशन पे काम करवा रहे होते हैं। तो वो तो एक लैक ऑफ फैसिलिटीज की बात है कि आप जब हेयरिंग एड यूजर नहीं है तो आप उसको तो साइन लैंग्वेज करवा सकते हो। और वहां पे हमारे जो स्पेशल स्कूल्स हैं वहां पे हर तरह के बच्चे होते हैं, ठीक है। उसमें आपको हेयरिंग इम्पेयरमेंट भी होती है, उसमें आपको इंटेलेक्चुअली डिसेबल भी मिलते हैं, उसके अलावा जो है बाकी डाउन्स के भी आपको मिल जाएंगे, और भी काफी जो है डेवलपमेंटल डिलेज के बच्चे जो हैं वो सब मिक्स होते हैं ना स्पेशल स्कूल्स में। तो ये बच्चे जो हैं ये नॉर्मल बच्चों के साथ compete करते हैं एज कम्पेयर टू उन बच्चों के, वो उनसे काफी इंटेलेक्चुअली थोड़ा सा पीछे हैं या डेवलपमेंटली थोड़ा सा पीछे हैं, उनको हमें हर एक बच्चे के माइलस्टोन्स लेके चलना पड़ता है ना। तो ये जो हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं स्पेशल स्कूल्स में, इनको बिल्कुल भी भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपका बच्चा सुन रहा है, अगर नॉर्मली हम देखें
कि हम अगर कोई हमें बात कर रहा होता है, हम किसी की बात सुनते हैं तो हम सुन के रिस्पॉन्स देते हैं। तो हमने इन बच्चों को जब डिवाइस लगा दी है तो वो नॉर्मल बंदों की तरह सुन रहे हैं। अगर हम्म। किसी को नजर नहीं आता, थोड़ा सा नजर कमजोर है, तो हम उनको ग्लासेस लगाते हैं। तो ग्लासेस लगने के बाद हम देखते हैं वो बंदे को क्लियर नजर आना शुरू हो जाता है, तो वो ठीक हो जाती है। तो हेयरिंग इम्पेयरमेंट भी बिल्कुल ऐसे है जैसे आपने ऐनक लगाई है। लेकिन हम्म। यहाँ पे इसको ये समझा जाता है कि जी नहीं, ये पता नहीं क्या कोई हवा बना दिया गया है कि ये तो कोई और ही कोई चीज है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल चीज है। और जब इम्प्लांट के बाद आपने थेरेपी रेगुलर करवाई है, आपका बच्चा बोल रहा है, तो आप इसको नॉर्मल स्कूल में ही भेजें। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप बच्चे को नॉर्मल स्कूल में भेजें। और बहुत सारे हमारे बच्चे माशाल्लाह ऐसे हैं जो स्कूल में जाके माशाल्लाह पोजीशंस भी लेते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, मैं बल्कि मैं आपके साथ शेयर भी करूंगी, अभी हम्म। रिसेंटली ही मेरे कुछ बच्चों की क्लिप्स भी मदर ने भेजी हैं। ये इनका अभी रिसेंटली रिजल्ट आया, आई वुड लाइक टू शेयर इट। अच्छा। ये स्कूल में माशाल्लाह नॉर्मल स्कूल में जा रहे हैं, ये तीनों बहन भाई हैं। ये अच्छा। तीनों हेयरिंग कॉकलियर हम्म। इम्प्लांट हुआ है। और माशाल्लाह। ये माशाल्लाह तीनों बहन भाइयों की पोजीशन आई है स्कूल में। अच्छा, 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 वाह, जबरदस्त। अच्छा, एक और चीज बच्चे और, माशाल्लाह। हाँ जी। जो शायद हम उसको इतनी इम्पोर्टेंस देते नहीं है, कि इमोशनल हम्म। इम्पैक्ट जो है बच्चों पे, जो ये कॉकलियर इम्प्लांट के बाद और कॉकलियर इम्प्लांट थेरेपी के बाद जो इमोशनल उनकी स्टेबिलिटी है और उसमें जितने चेंजेस आती हैं, उसके ऊपर हम्म। पेरेंट्स भी और हम एज अ सोसाइटी भी थोड़ा उतना जोर नहीं दे पाते। उस सिलसिले में क्या कहेंगे आप? होता ये है कि जब मैं आपको पहले भी बताया ना कि हमारी सोसाइटी में ना इसको समझा जाता है कि पता नहीं कोई हवा बना दिया हुआ है, कि अच्छा इसको तो आला लगा हुआ है। तो जब बच्चे स्कूल भी जाते हैं ना, तो बच्चे इस चीज का मजाक उड़ाते हैं कि ये आपने क्या लगाया हुआ है। हम्म। और फिर क्या होता है कि फिर बच्चे कहते हैं अच्छा इसको तो मेरी मामा ने कहा था कि इसके सर पे ना ये लगा हुआ है, इसने अब ये लगाया हुआ है तो इसके साथ नहीं आपने बैठना। तो या फिर हम्म। ये होता है कि एक तो डिवाइसेस भी बड़ी महंगी होती हैं, और पेरेंट्स के लिए ये एक बड़ा प्रेशर होता है कि कहीं डिवाइस को कुछ हो ना जाए। और फिर हमें और ज्यादा मतलब फाइनेंशियली भी थोड़ा सा बर्डन होता है। दूसरा ये कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल में बच्चों को फ्रेंड्स बनाने में बड़ा मसला हो रहा होता है। बच्चे इस चीज की वजह से नहीं आते पास के इसको तो डिवाइस लगी हुई है, हमने इसके नहीं आना। या फिर अगर उनको कुछ सिखाया जा रहा होता है, बच्चों को जब कुछ सिखा रहे होते हैं, कोई मुश्किल चीज आती है, तो फिर कहते हैं नहीं बोला जा रहा, जुबान हम्म। पे नहीं आता। बच्चे मतलब इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं। तो फैमिली का पॉजिटिव रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके सोसाइटी का स्कूल्स में। इसीलिए मेरी कोशिश ये होती है कि जब बच्चा मेन स्ट्रीम में जाए तो मैं उसकी क्लास टीचर के साथ भी मीटिंग करती हूँ, ताकि उनको भी गाइड कर सकूं कि आपने इस बच्चे को किस तरह से लेके जाना है। ये बच्चे ना इमोशनली इतने सेंसिटिव होते हैं कि अगर किसी माँ के 4 बच्चे हैं ना, तो 4 में से अगर एक हेयरिंग इम्पेयर्ड है तो वो मदर को लेके बहुत ज्यादा इमोशनल होगा। वो हम्म। फैमिली में अगर कोई भी चेंज आता है या कोई इमोशनली कुछ खुशी गमी, हर चीज को ये बच्चे बहुत ज्यादा फील करते हैं। और इतने हम्म। सेंसिटिव होते हैं कि ये इन चीजों को फिर अपने ऊपर भी हावी कर लेते हैं। जैसे अगर नहीं बोला जा रहा, कहीं जा रहा है शादी पे, लोग कहते हैं अच्छा इसने क्या, इससे क्या सुनना है, इसमें तो टाइम लगा देना है, रुक जाओ किसी और से पूछ लेते हैं। तो फिर क्या होता है कि फिर बच्चा इमोशनली ना इस चीज को लेके कि मैं तो बोल ही नहीं सकता किसी के सामने। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंट्स भी थोड़ा सा पॉजिटिव रोल रखें। और कुछ एक ये भी चीज बड़ी होती है कि 2-3 दिन पहले ही मदर एक मेरे साथ केस डिस्कस कर रही थी कि हमारे तो नॉर्मल लोगों के रिश्ते होने में बड़ा मसला होता है, तो इन बच्चों के जो है मैं इनके रिश्ते कैसे होंगे। जबकि हम्म। ये हमारी सोसाइटी को ये चीज समझने की जरूरत है कि जैसे कमजोरी है उन्होंने उसको कवर कर लिया है। फैमिली और सोसाइटी दोनों को मिलके इस चीज को हमें पॉजिटिव, आपके प्लेटफॉर्म के जरिए मैं यही पॉजिटिव मैसेज देना चाहूंगी कि ये इंडिविजुअल तो नॉर्मल है। आप इनको हम्म। थोड़ा सा, अगर आप इनको थोड़ा सा करते हैं ना किसी चीज में, इनको कहते हैं कि अच्छा आपने ये चीज अच्छी किया, तो वो और ज्यादा खुश होकर करेंगे। हम्म। एक चीज पे इंकरेज किया, नेक्स्ट पे वो और इनकरेज होंगे, फिर और ज्यादा इनकरेज होते रहेंगे। तो जितना आप उनको इनकरेज करेंगे ना, उतने आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अगर आप उनको कहेंगे नहीं आप नहीं कर पाओगे, तो फिर वो आहिस्ता 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 अपने शेल में बंद होते जाएंगे और बिल्कुल भी लोगों से कम्युनिकेट नहीं करेंगे। राइट, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा मैसेज। और इसी मैसेज से आई थिंक जो की पॉइंट है वो यही है कि फैमिली को और सोसाइटी को ओवरऑल अवेयरनेस की काफ़ी ज़रूरत है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में।
और आपने काफ़ी इम्पोर्टेंट मैसेज भी दिया और पॉइंट भी रेज किया। मैं चाहूँगा कि इसी पॉइंट पे हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। आई होप कि जो इन्फॉर्मेशन हमें आपसे मिली है इस सारे प्रोसेस में, कॉक्लियर इम्प्लांट क्या होता है, थेरेपीज़ कैसे होती हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, कैसे एक्ट करना चाहिए, कैसे सपोर्ट करना चाहिए, आई होप कि ये सब लोगों के लिए बहुत यूज़फुल और बहुत हेल्पफुल होगी। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच। एक लास्ट पॉइंट मैं ये भी कहना चाहूंगी कि होता ये कि थेरेपी के रिलेटेड ही कि हुँ, वन ऑन वन में भी जो कोक्लियर इम्प्लांट के बच्चे हैं ना, ये आपको वन ऑन वन में भी क्लिनिक में भी अच्छा रिजल्ट देते हैं और टेलीथेरेपी में भी इनका अच्छा रिजल्ट आता है। तो मोस्टली एक ये भी समझा जाता है कि अगर बच्चे का हमने पाकिस्तान से इम्प्लांट करवाया है तो हमें उसकी थेरेपी जो है वो यहाँ से ही कंप्लीट करके कहीं जाना पड़ेगा। तो लैंग्वेज हुँ। बैरियर जाहिर हर जगह पे होता है, लेकिन इन बच्चों के लिए ऑनलाइन थेरेपी भी होती है और वो भी आप कहीं और जाके भी इनकी कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये बच्चे जल्दी रिजल्ट्स देते हैं। राइट। सो इसी के साथ जी वी आर एट द एंड ऑफ आवर इंटरव्यू, और मैं आप सबका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक और एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।